भारतीय इतिहास और संस्कृति के आज के सफर में हम जानेंगे कि कैसे चीन, बर्मा, इंडोनेशिया और अफगानिस्तान में भारतीय सभ्यता के हमें चिन्ह देखने को मिलते हैं। भारतीय इतिहास और संस्कृति के इस नए सफर को आपके साथ आगे बढ़ाते हुए मैं इति त्यागी आपका बहुत स्वागत करती हूँ। भारतीय और चीन सभ्यता तथा संस्कृति का मिलन हमें हिंद चीन में देखने को मिलता है। ईसा की पहली दूसरी शताब्दी में यहाँ आकर भारतीय राजकुमारों ने राज्यों की स्थापना की। यह अज्ञात है कि पहले उन्होंने हिंद चीन में राज्य स्थापित किया अथवा दक्षिणी बर्मा, मलय प्रायद्वीप, सुमात्रा अथवा जावा में। चीनी लेखे तथा कुछ शिलालेख प्रमाणित करते हैं कि भारतीय राजकुमारों ने पहले बर्मा, मलय, सुमात्रा तथा जावा में राज्य स्थापित किया और उसके पश्चात हिंद चीन में। चीनी लेखक स्पष्ट करते हैं कि पहली ईस्वी शताब्दी में हिंद चीन में फुनान नाम का राज्य था। यहाँ एक भारतीय ब्राह्मण कौंडिन्य ने अपना राज्य स्थापित किया। यहाँ एक रानी थी, उसने कौंडिन्य से युद्ध किया, जिसमें रानी की नौका पानी में डूबने लगी तो कौंडिन्य ने उसकी रक्षा की। रानी कौंडिन्य पर आसक्त हो गई और दोनों ने परस्पर विवाह कर लिया। कौंडिन्य ने शक्तिशाली राज्य स्थापित किया। उसने इतनी प्रसिद्धि पाई कि कंबोडिया, चंबा, जावा, सुमात्रा और बोर्नियो के लोग उसे अपना पूर्व पुरुष मानने लगे। एक किंवदंती यह भी है कि कौंडिन्य की उत्पत्ति अश्वत्थामा के वंश से हुई। दूसरी यह भी मान्यता है कि कौंडिन्य पल्लव वंश का है। कौंडिन्य ने इस भूभाग में सभ्यता का बीजारोपण किया। फुनान में भारतीय संस्कृति का त्वरित विकास हुआ। एक चीनी यात्री लिखता है कि वहाँ 1000 से अधिक ब्राह्मण थे। वहाँ के निवासी ब्राह्मणों के उपदेश सुनते और उनका पालन करते थे। ब्राह्मणों को अपनी पुत्रियां देने में गर्व अनुभव करते थे। 7वीं शताब्दी में कंबोज राज्य पनपा, जिसका राजा भववर्मा था। भववर्मा के उत्तराधिकारी महेंद्र वर्मा ने फुनान पर हमला करके उसका पर्याप्त भूभाग छीन लिया। वह कंबोज राज्य कंबोडिया, चीन इत्यादि का भाग था। उसने ईशानपुर नामक नया नगर बसाया। इस वंश का अंतिम राजा जयवर्मा प्रथम था। उसने 686 ईसा तक राज किया। 8वीं शताब्दी में कंबोज पर जावा के राजा ने अधिकार जमा लिया, लेकिन 9वीं शताब्दी आरंभ में जयवर्मा द्वितीय ने कंबोज को फिर अपने शासन में ले लिया। उसने उसे शक्ति संपन्न किया और 50 वर्ष से भी अधिक राज किया। उसने देश के सुरक्षार्थ तांत्रिक अनुष्ठान भी कराए। उसके पुत्र जयवर्मा तृतीय ने राज्य को साम्राज्य में परिणत किया। इंडोनेशिया में भी प्राचीन हिंदू शासन व्यवस्था विद्यमान थी। यह द्वीप समूह एशिया के दक्षिण पूर्व में है। सुमात्रा इन्हीं द्वीपों में से एक है, जिसे स्वर्ण भूमि कहा जाता था। यह श्रीविजय राज्य था। इसकी राजधानी भी श्रीविजय थी। इसकी स्थापना 4वीं शताब्दी पूर्व हुई। यहाँ के शासकों का प्रभुत्व मलय देश के द्वीपों तक व्याप्त था। चीनी वृत्त बताते हैं कि इन शासकों ने अपने दूत चीन में भेजे थे। श्रीविजय का चीन से व्यापारिक संबंध था। अभिलेख बताते हैं सन 684 में यहाँ कोई बौद्ध शासक राज करता था। 786 ईसा में इस राजा ने अपनी सेना जावा भेजी थी। चीनी यात्री इत्सिंग ने कहा था कि विजय बौद्ध विद्या का प्रमुख केंद्र था। सुभागा के पास यव द्वीप है, जो अब जावा कहा जाता है। जावा यव द्वीप का अपभ्रंश है। इस राज्य की स्थापना एक सौराष्ट्र के राजा द्वारा भेजे व्यक्ति ने की। उसके यहाँ आने पर कलिंग के 20,000 परिवार यहाँ आकर बसे। जावा बाली के उत्तर में वरुण द्वीप है। यह अब बोर्नियो कहलाता है। यहाँ 400 ईसा के अभिलेख प्राप्त है। उनसे स्पष्ट है यहाँ उस समय हिंदू राज्य स्थापित हो गया था। उन अभिलेखों में कौंडिन्य के पौत्र और मूल वर्मा का उल्लेख है। मूल वर्मा ने ब्राह्मणों को 20,000 गायें दान दी। 8वीं शताब्दी में यहाँ शैलेंद्र साम्राज्य स्थापित हुआ। उस साम्राज्य में मलय प्रायद्वीप ही थे। शैलेंद्र सम्राट धरणीन्द्र वर्मा बौद्ध भिक्षु कुमार घोष का शिष्य था। बालदेव उसके पौत्र था।
एक ताम्रपत्र में बालपुत्र देव को स्वर्णद्वीप का राजा कहा गया है। शैलेंद्र सम्राटों के समय में सुमात्रा सारे मलय द्वीपसमूह के लिए प्रयुक्त होता था। शैलेंद्र सम्राटों ने कुछ समय के लिए कम्बुज पर भी अधिकार कर लिया था। 9वीं-10वीं शताब्दी में इस साम्राज्य की अरबों ने बहुत प्रशंसा की है। इस साम्राज्य को उन्होंने जावक कहा है। यहाँ का शासक महाराजा कहलाता है। ईसा की पहली शताब्दियों में बर्मा की सभ्यता भारतीय थी। यहाँ हिंदू राजा राज्य करते थे। रानियां महादेवी कहलाती थीं। आरंभिक नगरों के नाम तथा ब्राह्मी लिपि के उल्लेखों से स्पष्ट भारतीयता झलकती है। चीन इतिहास में लिखा है कि यहाँ 3री शताब्दी में 10,000 भिक्षुओं के लिए विहार व्यवस्था थी। कपिलवस्तु के शाक्य वंशीय राजकुमार अभिराज ने उत्तर बर्मा पर अधिकार कर इरावती नदी के तट पर सकिस नगर बसाया। उसी के एक उत्तराधिकारी ने क्षेत्र राजधानी स्थापित करी। आधुनिक पेगू प्रदेश उस समय जौवन भूमि कहलाता था। बौद्ध कथाओं के अनुसार गौतम बुद्ध ने 2 भिक्षु धर्म प्रचारार्थ यहाँ भेजे थे। श्री क्षेत्र में प्यू जाति रहती थी। अभिलेखों में यही के जयचंद वर्मा नामक हिंदू राजा का उल्लेख है। उससे पहले के राजाओं के नाम हरि विक्रम, सूर्य विक्रम और सिंह विक्रम हैं। 7वीं शताब्दी में श्री क्षेत्र बर्मा का शक्तिशाली हिंदू राज्य था। अफगानिस्तान की नदियों के नाम ऋग्वेद में मिलते हैं। ऋग्वेद काल में अफगानिस्तान भारत का अंग था। सिकंदर के आक्रमण के समय अश्वकायन गोत्र के जिस गणराज्य ने उससे टक्कर ली थी, वह अफगानों के पूर्व पुरुष थे। अफगान अश्वकायन का ही अपभ्रंश है। अफगानिस्तान मौर्य साम्राज्य में आता था। मौर्य काल के पश्चात भी शताब्दियों तक वहाँ के राजवंश भारतीय रहे। वहाँ की कला, संस्कृति और धर्म भी भारतीय थे। 5वीं शताब्दी के फाहियान और 7वीं शताब्दी के हुएन सांग ने इसे भारत का ही अंग माना है। वाबियान घाटी बौद्ध धर्म का एक केंद्र थी। वहाँ का शासक बौद्ध था। यह हर समान दानोत्सव करता था। कपिशा भारतीय राज्य था। वहाँ का राजा बौद्ध था। यहाँ 100 विहारों में 600 भिक्षु रहते थे। 9वीं-10वीं शताब्दी तक अफगानिस्तान में हिंदू शाही कायम रही। अगस्त सन 1969 की सरस्वती पत्रिका में वाबियान घाटी के विषय में लिखा है, अफगानिस्तान में किसी समय बौद्ध धर्म प्रचलित था। उस समय के बौद्ध स्तूपों और विहारों के अवशेष सारे देश में बिखरे पड़े हैं। सीमांत प्रदेश अफगानिस्तान में मूर्ति कला की एक विशेष शैली का विकास हुआ, जिसे गांधार शैली कहते हैं। उसके नमूने कितने ही संग्रहालयों में देखे जा सकते हैं। लाहौर के संग्रहालय में इनका बहुत बड़ा संग्रह है। यदि हम भारत चीन संबंध की बात करें तो मध्य एशिया में चीन के तटवर्ती भूभाग में बसे जन समूह पर बौद्ध धर्म की छाप प्रतिलक्षित होती है। बुखारा, समरकंद, चूका, कारा शहर, तूफान, काशगर, यारकंद तथा खोतान में भारतीय सभ्यता का प्रसार था। वहाँ के निवासी बौद्ध धर्मावलंबी बन गए थे। खोतान और भारतीय संबंध की एक श्रृंखला है। कहा जाता है अशोक पुत्र कुस्तन का अपभ्रंश खोतान है। इस प्रदेश का नाम उसी के नाम पर पड़ा था। यहाँ बौद्ध धर्म की महायान शाखा का प्रचार था। वहाँ के शासक विजित संभव ने 60 ईसा पूर्व कश्मीर के किसी भिक्षु वैरोचन से बौद्ध धर्म में दीक्षा ली थी। सर ऑरेल स्टाइन लिखते हैं कि इस भूभाग में घूमते समय प्रतीत होता है मानो भारत में घूम रहे हैं। हमें यहाँ सैकड़ों विहारों के खंडर मिले। चीन का महाभारत में भी उल्लेख मिलता है। कौटिल्य अर्थशास्त्र में चीनी रेशम का जिक्र है। 65 ईसा में चीनी शासक ने 2 भिक्षुओं को चीन बुलाया था। उनके नाम धर्मरत्न और काश्यप मातंग थे। उसने उन्हीं से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। यूची जातीय धर्मरक्ष बौद्ध चीन गया। उसने कई बौद्ध ग्रंथों का चीनी अनुवाद यहाँ 12 वर्ष रहकर किया। इसे सम्राट ने बौद्ध धर्म के प्रचारार्थ चीन बुलाया था। कश्मीर से बहुत से बौद्ध भिक्षु चीन गए। गुणवर्मा लंका, जावा और फिर चीन गया। उसने अनेक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। 6वीं शताब्दी में चीन के शासक ने परमार्थ प्रचारक को मांगा और वह मौलिक ग्रंथ लेकर चीन गया। भारतीय संस्कृति का वर्णन जितने भी स्वर्ण शब्दों में किया जाए वह कम है। मुझे ये अनुभव हो रहा है कि भारतीय संस्कृति अपने काल में कितनी प्रसिद्ध रही होगी।
कितना उसका विस्तार रहा होगा। न केवल भारत बल्कि हमारे पड़ोसी देशों में भी जिस प्रकार के इस संस्कृति के चिन्ह हमें दिखाई देते हैं, भारतीय इतिहास और संस्कृति की दृष्टि से वह बहुत ही बहुमूल्य हैं। मैं इति त्यागी अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको ये मेरी छोटी सी कोशिश, ये सफ़र भारतीय इतिहास और संस्कृति का पसंद आया होगा। हम अगले सफ़र में फिर मिलेंगे और कुछ नए मानकों पर ध्यान देंगे। तब तक मैं आपसे आज्ञा चाहती हूँ। नमस्कार।